सो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ औरतें हंस हंस के बातें कर रही थी और कह रही थी, अरे ये कुकीज़ तो जस्ट अभी अभी आई हैं और मैंने तो इतनी महंगी चाय की पत्तियां भी खरीदी हैं। तो कोई बोलती है कि अरे ये इतनी महंगी हैं कि मैं इन्हें खरीद भी नहीं सकती और ना ही खा सकती हूँ, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि इन दिनों हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं और पी सकते हैं। और फिर वो औरतें हंसते हुए कहने लगती हैं, अरे उस शहर में ऐसा भी क्या था कि हर हाइनेस इतना बदल गई, और हंसने लगती है। तो कोई और बोलती है कि अरे ये कितनी अच्छी बात है कि हम महारानी का चाहे कितना भी लापरवाही से ध्यान क्यों ना रखे, वह गुस्सा नहीं होती और आसानी से हमें माफ़ कर देती है। और तभी उनकी बात सुनकर एक लेडी जोर से हंसते हुए कहती है, क्या सच में ऐसा है? तब तो मुझे लगता है कि मुझे उस जहर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर वो लेडी और ज़्यादा ज़ोर से हंसते कहती है कि अरे कौन जानता था कि प्रिंसेस कायना इतनी मैनेजेबल हो जाएगी। और हंसते रहती है, लेकिन तभी उसके इतने कहने की देरी थी, वहाँ पर एक और औरत चिल्लाती है कि लेडिया बेंजामिन। तो इस लेडी का नाम लीडिया बेंजामिन होता है। और जैसे ही वो अपना नाम सुनती है, वो पलटकर पीछे देखती है कि उसे कितनी ज़ोर से किसने पुकारा। और हम देखते हैं वहाँ पर वही बेरा होती है जो कि कह रही होती है, आप यहाँ पर इतनी जबान कैसे चला रहे हैं जबकि आपने अभी हर हाइनेस की बेडरूम की साफ सफाई नहीं की है, और आप हर हाइनेस की लेडी इन वेटिंग के रूप में अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं। और वेरा की बात सुनकर लीडिया बेंजामिन अपना मासूम सा भोला सा चेहरा बनाते हुए कहती है, हे भगवान तुम्हें क्या हो गया है? हर हाइनेस ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है, तो तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैं यहाँ गिड़गिड़ा रही हूँ, और लेकिन मैं तो बेंजामिन हाउस की एक नोबल डॉटर हूँ जो कि हाईली रिस्पेक्टेड है हर जगह। और फिर वो टेबल पर अपना हाथ जोर से दे मारती है और कहती है, और सच कहूँ तो वो प्रिंसेस कायना नहीं है जिसने हमें काम पर रखा है, वो प्रिंस रिजर्व हैं जिन्होंने हमें अपने काम पर रखा है, समझी? और इसकी ये बात सुनकर तो वेरा फ्रीज हो जाती है। और तभी कोई बोलता है, आजकल तुम अलग दिख रही हो वेरा, क्या प्रिंसेस कायना का तुम पर प्यार बरसाना तुम्हें इतना मुश्किल बना रहा है ये सब देखना? और उन सभी लेडीज की बात सुनकर वेरा वो तो फ्रीज रह जाती है और कहती है, क्या? तुम लोग क्या कह रही हो? और वो इतनी शॉक थी कि वो लेडीज और हंसते हुए कहती हैं कि हिज हाइनेस को हमारे घरों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो दूसरी लेडी बोलती है, एग्जैक्टली उन्होंने सिर्फ हमें यहाँ प्रिंसेस कायना को अपने कंट्रोल में रखने के लिए बुलाया है। और फिर वो लेडीज हंसते हुए कहने लगती हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रिंस रिजब का ही दिल जीतना है? और फिर इतना कहकर वेरा के पास लीडिया बेंजामिन आती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बहुत परेशान करने वाले हो, बस बहुत हो गया, चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। और हंसते हुए वो सभी लेडीज़ वहाँ से चली जाती हैं। लीडिया और बाकी सभी लेडीज़ के चले जाने के बाद वहाँ पर वेरा अकेले ही रह जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो अपनी मुट्ठी को खींचते कहती है कि कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। और फिर गुस्से से वो वहाँ से निकल जाती है और जाते हुए कहती है मन ही मन कि मैं पहले हम सबको एक जैसा कैसे समझ सकती थी। और वो वहाँ से जाते जाते यही सोचती रहती है, मैं मुश्किल से ही अभी एक बड़ी मुसीबत से बची, मुझे तेज़ रहना होगा क्योंकि बदली हुई प्रिंसेस कायना माफ़ नहीं करेगी और गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करेगी। यहाँ जितनी भी लेडीज़ वेटिंग हैं वो सब के सब प्रिंस रजब की पत्नी बनने की होड़ पर हैं। साम्राज्य का सबसे शाही राजकुमार, स्वर्गदूतों जैसी सुंदर मुस्कान और शहद जैसी मीठी आवाज़ के साथ, और मैग्निफिसेंट लेनेज, यहाँ तक कि अब उनकी खराब पर्सनालिटी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि उनका प्यार, कि उनकी क्रूरता और ठंडे स्वभाव को पिघला देगा। पूरी तरह से बकवास, उन सभी लोगों को अपनी जगह जानने की ज़रूरत है। और इतना सोचकर उसे पसीने आ गए होते हैं और वो कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी कीमत को पहचाना जाए। और इतना सोचते सोचते वो प्रिंसेस के रूम के बाहर आ गई थी और कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि मुझे कौन एक्नॉलेज करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कायना को जो मनी मन कह रही होती है, वेरा की जैसी पर्सनालिटी है, वो लीडिया जैसी लेडीज़ के साथ पीछे खड़े होकर उनके खेल को खेलते हुए तो नहीं देखेगी। सीन कायना में शिफ्ट होता है और कायना कह रही होती है कि तुम एक समझदार बच्चे हो, मजबूत पक्ष के चुनने की तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचा लिया है, एनी। और हम देखते हैं कि ये बातें हमारी प्रिंसेस कायना एनी से बोल रही होती है, और एनी बोलती है कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ प्रिंसेस। और फिर कुछ देर बाद एनी वो प्रिंसेस कायना से कहती है कि योर हाइनेस, आज लीडिया ने कहा है कि वो आज आपके बेड चैम्बर की साफ सफाई नहीं करेगी।
और फिर हम देखते हैं वो इतना बोली ही थी कि कायना वो एनी को एक पोटली थमाते हुए कहती है कि यह आपके बहादुरी का इनाम है। और उसकी ये बात सुनकर एनी कहती है थैंक यू योर हाइनेस। और एनी के वहाँ से जाने के बाद कायना अपने मन ही मन कहने लगती है घमंडी, अहंकारी और स्वार्थी लीडिया। मेरे पहले जन्म में भी वह हर बार, हर बात पे, हर काम पे मुझे टोकती रहती थी और बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करती थी। और आखिर में रिजत ने उसे मार डाला जब वह उसके प्यार के लिए लड़ रही थी। और फिर वो थोड़ा उदास होते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार वो फांसी से बच जाएगी। और फिर वो ऊपर पेड़ की ओर देखते हुए कहती है कि इस बार मेरा तुम्हें सुझाव है कि तुम इस नरक जैसी जगह से भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से बेवकूफ़ लीडिया। अपने पैरों पर भाग जाओ ताकि तुम मेरे जैसे इस पिंजरे से बच सको। और फिर वो रफेलो और ओलिविया के बारे में सोचते हुए कहती है कि ओरिजिनल नॉवल तो रफेलो और ओलिविया की शादी के प्रपोजल से ही शुरू होता है। और अब जब उनकी शादी की बातचीत शुरू हो गई है तो अब यह समय की बात है कि अब वो मिलेंगे ही। और फिर इतना सोचकर वो पेपर उठाती है और कहती है तो अब मुझे कुछ करना है। सबसे पहले मुझे ओलिविया को अपनी तरफ करना है। और इतना सोचकर वो कलम उठाती है और लेटर लिखना शुरू कर देती है। और लेटर लिखते लिखते सोचती रहती है कि ओलिविया हाउस कैटरे का वफादार जागीरदार है, लेकिन रिजक के आदेश पर जो कैटरे को अपने कंट्रोल में रखता है उसे महल में आना ही होगा। और फिर वो लोग अपने आप को हाउस कैटरे से अलग कर लेंगे। भले ही मैं उन्हें एक ना कर सकूं, लेकिन मुझे उनके प्यार में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो यह सम्राट का आदेश होना चाहिए, रिजर्व का नहीं। अगर सम्राट का आदेश हो तो हाउस ऑफ कैटरे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो लेटर लिख लेती है और उसे डिलीवर करने के लिए तैयार कर देती है। और इतना कर वो एनी को आवाज़ देती है और कहती है एनी क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी। और एनी कहती है यस योर हाइनेस, आपके लिए कुछ भी। तो फिर एनी की बात सुनकर कायना कहती है तब इस लेटर को लॉरेंस स्ट्रीट में स्थित मैरिट सैलून में लेकर जाएं। मेरे पास किसी के लिए एक मैसेज है। वो दोनों इतना बात कर रही थी कि तभी एक मेड बहुत ही जल्दी आ जाएगी। दरवाजा खोलते हुए कहती है योर हाइनेस प्लीज़ जल्दी करिए, ये एक अर्जेंट मैटर है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन ये अर्जेंट है। और वो डरते डरते घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है हिज हाइनेस प्रिंस रिजर्व वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। राजकुमार के महल में उनके उत्पात के कारण फिर से महल में हंगामा मच गया है। और जैसे ही उस मेड ने ये सब बताया, ये सुनकर कायना शॉक हो जाती, कहती क्या रिजर्व। और हम देखते हैं रिजर्व को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके फेस पर ब्लड ही ब्लड लगा होता है जैसे कि उसने भी कितनों को मारा हो। वहीं दूसरी ओर कायना वो कहती है कि मैं अभी के अभी प्रिंस के महल में जाऊंगी। वहीं सीन हमारे रिजर्व पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो एक प्लेट को तोड़ते हुए कह रहा था कि तुम बदतमीज कुत्तों। और रजत और चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ़, मैंने तुम लोगों के लिए जो कुछ भी किया है, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। और उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर वो मेड्स वो तो डर जाती हैं, लेकिन रजत फिर भी चिल्लाता रहता है। वो कहता है वो शापित कीड़े मेरे पीठ पीछे अभी भी चाल चल रहे हैं। और उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ पे जितने भी सैनिक खड़े थे वो भी घबरा जाते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। और फिर रजत आगे चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम लोग कहते हो कि मेरे और हेनरी के बीच कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि हम दोनों ही मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। क्या गोद लिया हुआ बच्चा हेनरी और नाजायज बच्चा राजकुमार वो दोनों एक ही हैं। और इतना कहकर वो और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है असली रॉयल बर्गर हेनरिक नहीं बल्कि मैं हूँ। और फिर वो गुस्से से कसम खाते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ एक बार अगर मैं सम्राट बन गया तो मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। और वो इतना कह ही रहा था कि जितने भी एक नौकर थे वहाँ वो चुपचाप वहाँ से निकलते हुए कहते हैं शायद हमें यहाँ पर बाद में आना चाहिए। और उनकी ये बात रिचर्ड भी सुन रहा था। और हम देखते हैं कि जितने भी मेड्स थी वो लोग फुसफुसाते हुए वहाँ से निकल जाती हैं और रिचर्ड उन लोग को जाता हुआ देखता रहता है। और तभी वहाँ पर कायना आती है और कहती है क्या आप सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर रूम को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे थे, और अगर रिचर्ड घायल हो जाता तो क्या होगा बताइए, तब क्या होगा आप लोग बताइए मुझे। और कायना को ऐसे बात करते हुए देखकर रॉजर वो तो मन ही मन कहने लगता है अरे प्रिंसेस कब से इतनी ज़्यादा निडर हो गई। वहीं दूसरी ओर रेजर कायना को अपने करीब आता हुआ देखकर कहता है मेरे करीब मत आओ सिस्टर। लेकिन कायना वो रिजक की बात नहीं मानती
और लगातार उसके करीब आती रहती है। और यहाँ रजब को गुस्सा आए जा रहा होता है। वो कहता है मैंने कहा ना मेरे करीब मत आओ। वो कहता है मैंने कहा, लेकिन तभी हमारी आना उसके फेस पर जो चोट लगी थी उसको टच करते कहती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ना आती तो तुम अकेले होते। और उसको ऐसे बोलते हुए देख कर रजब वो तो शौक ही रहता है कि अभी अभी क्या हुआ। और उस शौक से उसकी आंखें वो तो फटी की फटी रहती हैं। और वो कहता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा। और रजब की बात सुनकर कायना रजब के फेस को पकड़ते कहती है मेरे बिना तुम हमेशा अकेले रहोगे प्यारे भाई। और जरा देखो तो तुम्हें चोट लगी है। ओ डियर, इससे तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा है ना। और भला ये निशान आपके सुंदर चेहरे पर कैसे हो सकता है। और कायना की बात सुनकर रजब वो तो छोटे बच्चे की तरह फुला लेता है और कुछ नहीं बोलता। और फिर एक आह भरता है और कहता है हाँ। और फिर वो अचानक से कायना को पकड़ता है और इससे कायना वो तो शॉक हो जाती है और सीधे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि सिस्टर तुम ऑलवेज मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हो और इससे हमारे कायना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर रजब दोबारा कहता है कि मुझे तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरा लग रहा है कि मैंने खुद के गुस्से को खुद पर हावी होने दिया। और उसकी बात सुनकर कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है तो अब तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो है ना। कायना की बात सुनकर रजब को कुछ समझ नहीं आता। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और जैसे ही कायना उसकी चोट पर हाथ लगाती है उसे थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन वो कहता है यस सिस्टर अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम फर्स्ट एड किट देखते हैं और कायना वो रजब से कह रही होती है क्या आपको कहीं और भी चोट लगी है। और रजब कह रहा होता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि कायना रजब की बात सुनकर रजब के फेस पर बैंडेज करते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे घाव मुझे अपने शरीर से भी ज़्यादा दुख देते हैं। और फिर वो आगे कहती है आखिर सभी जगहों पर सिर्फ आपका ही चेहरा क्यों होना चाहिए, आखिर में आप इस एम्पायर का चेहरा है। और फिर वो रजब को डांटते हुए कहती है कि अगर आप गुस्से में भी हैं तो भी आप ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको खतरा हो रजब। और ऐसे कायना को अपने आप को डांटते हुए देखकर रजब वो छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो कायना, लेकिन एक बुरी खबर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। और रजब की बात सुनकर कायना वो मन ही मन कहती है कि जो कुछ भी इसने कहा इसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि हेनरिक ने फिर से इसके एक गुलाम को चुरा लिया। और ऑफ कोर्स इसे ऐसा देखकर गुस्सा तो आएगा ही ना, क्योंकि उसे इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है कि कोई उसकी हेनरिक से तुलना करे, आखिर वह उसका खून जो है। और फिर वो रजब की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है कि चाहे वह कितना भी बेरहम क्यों ना हो, लेकिन वह अभी भी एक बच्चा है और बड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि रजब अभी उस उम्र में है जहाँ उसे अभी भी अपने गार्डियन के टच और प्यार की जरूरत है, क्योंकि उसके एकलौते माता पिता सम्राट ही हैं जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया। तो सिर्फ अब उसके पास मैं ही बची हूँ। अगर इस बच्चे को अच्छे से परवरिश दी जाए तो मैं सच कहती हूँ ये बदल सकता है। और इतना सोचकर रजब के बालों पर हाथ फेरते हुए कायना कहती है कि डोंट वरी, तुम अपने सिस्टर पर ट्रस्ट करो रजब। और उसके हाथ बालों पर हाथ फेरते हुए वो कहती रहती है कि मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में बहुत सारे लोग होंगे। और फिर वो बड़ा ही खुश होते हुए रजब को बताती है कि फादर ने मुझे अपने हस्बैंड को चुनने की परमिशन दे दी है, इसलिए ये न्यूज़ बहुत जल्दी सभी नॉवेल्स में फैल जाएगी। और फिर वो बड़ी ही कुटिल मुस्कान देते हुए कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इस सब के बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं उस बेवकूफ़ प्रिंसेस को बहका लूं तो शायद मैं सम्राट की गद्दी पर बैठ सकूं। और फिर वो शरारत से रजब की तरफ आंख मारते हुए कहती है लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारी बहन उस दिन बीमार होने का प्लान बना रही है। फिर रजब आपको बस इतना करना है, अनजान बनना है और उनका गर्मजोशी से स्वागत करना है और उनसे गठबंधन बनाना है, समझे ना। और कायना की बात सुनकर रजब वो मन ही मन कहता है इस तरह तो हेनरिक द्वारा चुराए गए वसल्स को मेरे लिए पाना ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कायना के लिए तो ज़रूर। और इतना सोचकर वो परेशान होते हुए कहता है क्या तुम सच में किसी और से शादी करने जा रही हो कायना, तो फिर रफेलो का क्या होगा, क्योंकि मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और रजब की बात सुनकर कायना कहती है खैर मैं इस बात से इनकार तो नहीं करूंगी कि मैं लॉर्ड रफेलो को चाहती थी। और फिर वो उदास होते कहती है हालांकि क्या आपको लगता है कि मैंने अब तक सिर्फ ऐसा इसलिए किया, मैं आगे भी ऐसा करती रहूंगी। और मुस्कुरा देती है और कहती है कि बहुत सारा टाइम पहले ही निकल चुका है और अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये प्यार भी है कि नहीं। और ये सुनकर रजब वो तो शॉक हो जाता है और कायना मुस्कुराते हुए कहती रहती है कि आखिर किस तरह की भावना कभी नहीं बदलती।
और फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, भले ही वह भावना क्या प्यार है, यह अलग नहीं हो सकता। तो आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।